अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब आज के वीडियो में। और आज की जो अहम तरीन स्टोरीज़ जो आज हम आपको बता रहे हैं ज़्यादा दिफाई हवालों से हैं। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में क्या तलखी आ गई है और कशीदगी के बाद सदर ट्रंप ने जो आबदोज़ें हैं बहरी उनको कहाँ पे तैनात किया, उसके बाद लगता है कि शायद वहाँ पे किसी जंग का ख़तरा तो नहीं पैदा हो गया। इसी तरीके से जो चीन और ताइवान का मामला है, ताइवान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया है स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो इस खित्ते में भी एक और जंग का ख़तरा मंडरा रहा है। कुछ उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान फ़ौज में जो हमने आपको बताया था कि जदीद हेलीकॉप्टर Z10ME जो चाइना से आए हैं, अटैकर्स हेलीकॉप्टर हैं, उनकी बाकायदा इंडक्शन की आज एक तकरीब हुई है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज़म मुनीर साहब ने इस तकरीब में शिरकत की। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे जनाब। और जना क्लास वॉरशिप्स जो बहरी जहाज़ हैं और पाकिस्तान की बहरिया के लिए एक नए दौर का आगाज़ है, उसकी क्या खसूसियात हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो भारत की एक दुर्गत बन रही है, अमरीकी सदर के फ़ैसले हों या अमरीकी सदर के जो बहुत सारे साथी हैं वो जिस तरह से भारतीय टीवी इंटरव्यूज़ में हमें नज़र आ रहे हैं, तो अर्नब गोस्वामी की जो एक क्लासिक किस्म की बेइज्जती हुई है उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो एक और अहम मामला है वो है जनाब किस तरीके से सारी दुनिया जो है वो देख रही है कि ग्लोबल साउथ और नॉर्थ में अलग बट गई है दुनिया। और ये जो मई की कशीदगी थी उसके बाद भारत को जो नुकसान हुआ है उस पर बार बार भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं। तो प्रवीण सोनी जो कई बार इस पर बात करते हैं, उन्होंने भारत की जो शिकस्त है और भारत की जो नाकामियाँ उस पर एक बार फिर बात की, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है जनाब। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो जनाब सबसे पहले हम कुछ पाकिस्तान से जो अहम डेवलपमेंट हैं दिफाई हवालों से उन पर बात कर लेते हैं। फील्ड मार्शल सईद आज़म मुनीर साहब ने मुल्तान गर्जन का दौरा भी किया और जहां पे उन्हें जो फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया गया। और ये जो सिविल सोसाइटी के अफराद से भी कुछ उन्होंने इंटरेक्शन किया, वहाँ पे उनसे मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार को लेके, फ़ौज की सलाहियतों को लेके मई के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तानी अवाम हमेशा से फ़ौज के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ था, लेकिन 2-3 जनरेशन ऐसी हैं जिन्होंने कभी कोई जंग नहीं देखी। तो हमने एक बाकायदा तौर पर अब जंग देखी है। तो उसके बाद से आप देखेंगे तो वो जो इंटरेक्शन है, जो एक आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो ट्रस्ट लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जनाब जो पाकिस्तान की आर्मी एविएशन में जो जदीद ZME अटैक हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत की जो तकरीब है वो आज हुई है। और ये जदीद तरीन ऑल वेदर अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं जो दिन में और रात दोनों में हदफ पर सही निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसकी जो सलाहियतें थीं वो मैंने आपको पिछले अपने वीलॉग में पूरी खसूसियात के साथ इसको बताया था। तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं 10ME Z10ME, इनकी जो फायर पावर है उसका मुजाहिरा भी फील्ड मार्शल सईद आज़म मुनीर साहब ने देखा है। और इसमें पाकिस्तान की जो अब पेशेवराना सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का बहरी महाज है, पाकिस्तान की जो बहरिया है, वो भी एक नए दौर में दाखिल हुई है। और नए जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स, जिनको जना क्लास वॉरशिप्स कहते हैं, वो पाकिस्तान की बहरिया को एक नई बुलंदी पे लेके जाने के लिए अब इसमें शामिल हो गए हैं। ये जो आप कह लीजिए कि एंटी सरफेस वॉरफेयर है, उसके लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। आबदोज़ों के ख़िलाफ़ जंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ दिफा, एंटी एयर वॉरफेयर, ये तमाम जो सलाहियतें हैं ये जना क्लास वॉरशिप्स में हैं। और ये जंगी मशकों के लिए अब जो जहाज़ हैं मुस्तकबिल में वो तैयार हैं। इसकी जो चंद खसूसियात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से ये तैयार किया जा रहा है। और इसकी जो 5 इसकी जो बड़ी खसूसियात हैं, एक तो स्टेल्थ डिज़ाइन की खसूसियत है। ये जो है ये बेल्जियम क्वारेट से हासिल तजुर्बे पर मबनी डिज़ाइन पर तैयार किया जा रहा है। और इसमें छुपने की सलाहियत होती है, यानी कि इसको रेडार पे आप जो है वो तलाश नहीं कर सकते। इसमें जो स्मैश मिज़ाइल जदीद हथियारों का जो निज़ाम है वो इसमें मौजूद है। और 2.5 मैक की रफ्तार के साथ कमो बेश 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसमें एंटीशिप मिज़ाइल, ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले सरफेस टू एयर मिज़ाइल और जदीद नेवल गन्स
जो यानी कि तोपखाना जो है वो भी इसमें नस्ब होगा। एयर डिफेंस सिस्टम है जो दरमियानी और जो तवील फासला है उससे जो हमला हो रहा होगा उससे इसको महफूज करेगा। इसके अलावा जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले जो मिज़ाइल हैं वो भी अजना क्लास वॉरशिप्स में जो है वो तैनात होंगे। इसमें 3 जहती हसास निज़ाम है, यानी कि जो सेंसर्स हैं 3D AESA रेडार है, ECM है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सेंसर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ये इससे दुश्मन की जो सरगर्मियां हैं उसको जल्दी पता लगाने के लिए जितने भी सेंसर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें काम आएगी। और ये सतह समंदर पर ज़ेर आब और फ़ज़ा से किए गए हमलों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखता है, यानी कि इसकी एक मल्टी डायमेंशनल जो है इसके यूजेज हैं जो इसको एक मुनफरिद मुकाम देते हैं। और इसके अलावा जो जदीद टरबाइन और डीज़ल इंजन जैसे तकरीबन 31 नॉट्स तक की रफ्तार और तकरीबन 3500 नॉटिकल मील रेंज तक इसकी रसाई इसको बढ़ाते हैं। और इसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन ऑपरेशंस जो हैं उनकी सहूलत भी मौजूद है। इसमें हेलीपैड भी है और हैंगर भी है और इससे जो है वो एंटी सबमरीन निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं, हम जो चीन के साथ अपने मुआहदे कर रहे हैं, तुर्की के साथ जो हमारा ताउन है, जो हम अपने इन हाउस इंडिजिनस, मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमने जो है वो एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो हमें इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि दिफाई शोबे में दिन रात तरक्की कर रहा है। और जो मई की जंग में पाकिस्तान ने जो दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया है, अब खुदा न खास्ता आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कभी किसी ने जहारियत करने की कोशिश की, किसी भी दुश्मन ने, तो पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं वो आप इससे कहीं ज़्यादा ऊपर देखेंगे। और ज़ाहिर दुनिया को जैसे अभी हमने हैरान किया है ऐसे हम आइंदा भी हैरान करते रहेंगे। कुछ खित्ते की बात कर लेते हैं जी। चीन और ताइवान का एक मसला है, बड़े अरसे से कशीदगी चल रही है और इस कशीदगी के तनाजुर में जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं चीफ चिंग, वो कह रहे हैं जी कि हमने जो है चीन जो है वो हम पर हमले की तैयारी कर रहा है और चीन का अकेले मुकाबला करते हुए ताइवान कभी तैयार नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि चीन बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है। लेकिन वो दावा ये क्यों कर रहे हैं और इस दावे के बाद क्या इस खित्ते में एक और जंग छिड़ने का ख़तरा पैदा हो गया है? क्योंकि चीन की जानिब से जो जदीद तरीन फ़ौजी सरगर्मियाँ हैं, जारहाना कार्रवाइयाँ हैं, जो वो इंडक्शंस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो 5th और 6th जनरेशन के जहाज़ तैयार कर रहे हैं और बड़ी हंगामी बुनियादों पे, कहते हैं ना जंगी बुनियादों पे ये तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो है काफ़ी इनमें इजाफा हुआ है। ताइवान के जो नए सदर हैं उनका एक सख्त मौक़िफ़ है। उसके बाद भी हमने देखा कि चीन और ताइवान के दरमियान जो है वो कशीदगी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो उस तनाजुर में भी ज़ाहिर इस बयान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो साबिक़ अमरीकी सदर हैं वो भी उनके जो बयानात हैं चीन के हवाले से, अब क्या वो ताइवान की मदद करेंगे या नहीं, यही वजह है कि ये जो सवाल है ये काफ़ी अहम हो गया है। जो स्काई न्यूज़ की खबर है उसमें ये कहा गया है कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में दोबारा इत्तेहाद का देरीना हदफ शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फ़ौज को कह रखा है कि वो 2027 तक हमले के लिए तैयार हो जाए, मगर हालिया इक़दामात ऐसा जल्द होने की शुनीद नहीं देते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि 1949 में जो खाना जंगी हुई थी उसके बाद जो मैनलैंड चीन का कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी ने हासिल किया था, जबकि नेशनलिस्ट तबका जो था वो ताइवान में चला गया था। तो ये एक तारीख़ी पस मंज़र में भी एक कशीदगी है नज़रियाती तौर पर जो जारी रहती है। लेकिन अल्लाह करे कि जो ताइवान को ख़तरा और ख़दशा है ये सिर्फ एक ख़दशा ही हो। और चीन ज़ाहिर है दिफाई हवालों से बहुत, जैसे मैंने कहा कि तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको एक रूटीन की प्रोग्रेस देखना चाहिए। क्योंकि चीन जो है वो जो दिफाई सामान तैयार कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, वो उसके लिए ज़र मुबादला कमाने का अपनी मुआशी ताकत को, अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने का एक ज़रिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इस तनाजुर में देखा जाए कि जो ये जारहाना चीज़ें हो रही हैं उसका मकसद ताइवान पर हमला करना है। इसी तरह से जनाब एक और जो दो मुमालिक हैं, रूस और अमेरिका, हमें पता है कि उनकी एक राइवलरी है, उनका एक मुकाबला है, उनका एक कॉम्पिटिशन है। तो जो साबिक रूसी सदर हैं जो उन्होंने जो है वो कहा था कि जो अमरीकी जोहरी आबदोज़े हैं
وہ اب جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ روس کے مختلف علاقوں میں روس کے قریب مختلف علاقوں میں تعینات کرنے کا حکم صدر ٹرمپ نے دیا ہے، لیکن جو سابق روسی صدر ہیں یہ ان کے بیان کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس اور امریکہ بھی خدا نخواستہ کسی ہیڈ آن جنگ کی طرف نہ چلے رہے، کیونکہ جمعرات کو انہوں نے اپنے جو دمتری ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جو خودکار جوہری حملے کی صلاحیت ہے روس کی، امریکہ کو اس سے خبردار رہنا چاہیے، یعنی کہ خودکار ایک جوہری حملے کی انہوں نے ساتھ میں دھمکی دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ دی واکنگ ڈیڈ ایک سیریز ہے، ایک فلم ہے، اس کو دیکھنے کا انہوں نے مشورہ بھی دیا، اور اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے 2 جوہری آبدوزیں مناسب علاقوں میں روانہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ بیانات صرف باتیں نہ نکلیں، جو دمتری کا بیان ہے اگر یہ صرف ایک بات کی حد تک نہ ہوا اور یہ باقی میں ایک دھمکی ہوئی تو ہم جو ہیں وہ جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور ٹرمپ نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ روس کے سابق صدر نے ہمیں ایک دھمکی دی ہے، ہم اپنے لوگوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے 2 جو بحری آبدوزیں ہیں ان کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کہاں تعینات کی جا رہی ہیں، ان آبدوزوں کی صلاحیتیں کیا ہیں، ظاہر ہے یہ ابھی کچھ ہی دنوں میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں جناب انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا جو ہے وہ بہت پریشر میں ہے، ٹیرف کا معاملہ ہو، ان کو ڈیڈ اکانومی کہا گیا، تو اس میں جو ہے وہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کے روحانی ایڈوائزر ہیں پاسٹر مارک، انہوں نے آرنب گوسوامی کی درگت بنائی ہے اور بالکل ٹھیک بنائی ہے، مطلب میں کسی ریولری میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہمیں بھی جب انڈین چینلز بلاتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جہاں پہ وہ آپ کو بات کرنے دیتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، 2-3 پاگل قسم کے ریٹائرڈ جنرلز انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں دفاعی تجزیہ کار کہہ کے ان کو، اور وہ آپ کو بلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بس آپ خاموش ہو جائیں، سوال کریں گے، جواب ابھی آپ نے شروع نہیں کیا آپ کا مائک بند کر دیں گے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو جناب پاسٹر مارک نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کو شو میں بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن پھر آپ ان کو اپنی بات مکمل نہیں کرنے دیتے، تو جو بحث ہے وہ تو سارا دن ہو سکتی ہے لیکن آپ کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے، اس لیے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کو بھارت کی بڑی ضرورت ہے، بھارت جو ہے اس کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کسی اور کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ روس کے ساتھ، جیسے صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ آپ سب سے زیادہ تو سامان روس سے دفاعی اپنا خریدتے ہیں اور آپ کی تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری ہے، تو ہم مطلب کس کھاتے میں، ہم کیوں آپ کے لیے ٹیرف کم کریں۔ تو پاسٹر مارک نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور سے تجارت کرنی ہے بالکل کریں، اس سے یہ تاثر بالکل آپ نہ لیں کہ آپ کی کسی اور سے تجارت کرنے سے امریکہ جو ہے وہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو مئی کی کشیدگی ہے اس کے بعد جو مسلسل جو ہے سفارتی اور بین الاقوامی محاذ پر جو بھارت کی ایک سبکی ہو رہی ہے، ان ہاؤس تو ہے ہی، جو پولیٹیکل ہے اس کی تو ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ کیسے لوک سبھا میں جو سیشن ہوا، اس کے علاوہ جو میڈیا پہ ڈیبیٹ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو لوگ سوال کرتے ہیں مودی صاحب سے، تو وہ مودی صاحب کی جو درگت کا سلسلہ وہ مسلسل جاری ہے، ان کو کسی قسم کی معافی نہیں مل رہی جب تک کہ وہ اصل میں پورا سچ نہیں بولیں گے اور اپنی شکست کو مانیں گے نہیں۔ لیکن جو پروین ہیں انہوں نے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ، چین اور روس جیسے تینوں عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات اس وقت مثالی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج کی جو دنیا ہے وہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ میں منقسم ہے، اور یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے کہ پاکستان کے دونوں دھڑوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، جو سفارتکاری میں ایک مرکزی مقام پاکستان کو ملا، اور بھارت ظاہر اس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بھارت میں بار بار یہی سوال ہو رہا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے دوست کہاں ہیں، آپ کے اتحادی کہاں ہیں، مئی کی جنگ میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا، آپ کے بیانیے کے ساتھ کسی نے آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو بیانیہ ہے جھوٹ پر مبنی، جو الزامات ہیں جھوٹ پر مبنی، ظاہر ان کے ساتھ دنیا کتنی دیر تک کھڑی ہو سکتی ہے۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں جی کہ ایرانی صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، وہ پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر لاہور پہنچے، جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت وہ اسلام آباد کے رستے میں ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے صدر جو نواز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ان کا استقبال کیا ہے، اور یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ، اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایران اپنی ٹریڈ کے حجم کو بڑھانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع میں پاکستان نے ایران کی کھل کر حمایت کی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ جتنے بھی فورمز ہو سکتے تھے ان تمام فورمز پہ آواز اٹھائی ہے، اور
ईरान को पता चल गया है, भारत के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है कि ईरान को पता चल गया है कि कौन इस रीजन में उनको सपोर्ट करेगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके मौक़िफ़ की तायद करेगा, और खुदा न खास्ता कभी दोबारा जारियत होती है तो कौन उनका साथ देगा। तो भारत ने ज़बानी कलामी भी कंडेम भी नहीं किया इसराइल के हमले को, तो ज़ाहिर है ये भी एक सेटबैक है जो इंडिया को हुआ इसराइल की वजह से। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।